नमस्कार। तो स्वागत है आपका भाषा IQ एकेडमी में। वन दरोगा के पार्ट 3 में आपके लिए लेकर आए हैं अति महत्वपूर्ण बिंदुओं को, प्रश्नों को। तो पूरे वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। आज हम पहले तो रामसर सम्मेलन के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो पूरे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से यह संबंधित है। ओके, रामसर ईरान में अवस्थित एक नगर है तथा 2 फरवरी 1971 में यही हुई बैठक के बाद से इस कन्वेंशन की नींव पड़ी थी। चूंकि ईरान के एक जगह है रामसर, वहां पर बैठक की गई थी कि आर्द्र भूमियों को बचाना है, उनका संरक्षण करना है, देखभाल करना है। तब से इसको रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसका डेट भी याद रखिएगा, 2 फरवरी को। ओके, इसलिए आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। और सन क्या था? 1971। और 1975 में यह पूर्णतया क्रियान्वित हुआ था। पूरी तरीके से इसे लागू कर दिया गया था। भारत में इस कन्वेंशन की शुरुआत कब से हुई थी, कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था फरवरी 1982 से। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1982 में। रामसर सचिवालय का मुख्यालय कहां पर है? ग्लैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में एक जगह है। ओके, विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष, अभी मैंने आपको बताया था, 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? प्रेजेंट टाइम पे रट डालिएगा, 75 है। इस समय चल रहा है 75। भारत का पहला रामसर स्थल उड़ीसा में स्थित चिल्का झील था। ओके, क्या था? चिल्का झील। और चिल्का झील के बिल्कुल सही, जो कि एक खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। चिल्का झील के साथ ही केवलादेव पक्षी अभयारण्य को भी रामसर स्थल घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश स्थित रेणुका आज भी, ये है भूमि क्षेत्र भारत का, ये आज हटा दीजिएगा। रेणुका भूमि क्षेत्र जो है भारत का सबसे छोटा 0.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक स्थल है। ओके, रेणुका आर्द्र भूमि जो क्षेत्र है, यहां पर आप आर्द्र भूमि कर दीजिएगा। तो ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा है ये। दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित कौन सी है? कोबार्ग प्रायद्वीप है। ओके, ये सबसे पहले रामसर साइट इसी के ही घोषित किया गया था। अच्छा, ये बताइए किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट है? तो सबसे ज्यादा रामसर स्थल है तमिलनाडु में। कितने? 14 हैं। 14 राज्य, मतलब यहां पर 14 स्थान इसके लिए अंकित किए गए हैं। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। 10 प्लेस है यहां पर जिसे रामसर साइट के रूप में जगह दी गई है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले नंबर पर तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। चलिए, कुछ आर्द्र भूमि और कहां पर ये है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देर न करते हुए इसको भी देख लेते हैं। टम्पारा झील, टम्पारा उड़ीसा में है ये। ओके, और हीराकुंड, ये तो याद ही होगा, उड़ीसा में। अंशुपा झील, ये भी उड़ीसा में है। ओके, अंशु ने पारा चढ़ गया हीरे को देख के। किस जगह पर देखा उसने हीरा? उड़ीसा में। ये हो गया ट्रिक। यशवंत सागर, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है तमिलनाडु में। और सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड, ये कहां पर है? ये भी तमिलनाडु में है। उडूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। और कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। ओके, इसको कैसे याद कर सकते हैं? चित्रा सुची, चित्रा और सुची ये उडू के पक्षी अभयारण्य में गए थे काजी के साथ। ओके, ऐसे याद कर लीजिए। और ये कहां पर है? सब जगह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, ठाड़े क्रीक, नाम से ही पता चल रहा है, ये है महाराष्ट्र में। हाई गम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, ये कहां पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। सालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। कोथन कुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। सतकोसिया गार्ज, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नंदा झील, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोवा में है नंदा झील। मन्नार की खाड़ी समुद्री जैव मंडल रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु में। रंगनथिट्टू इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटक में।
रंग से भर गया है नाटक। ओके, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये है तमिलनाडु में। वेलोर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। सिरपुर आर्द्रभूमि ये है मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य में है सिर उसका। विदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। और उदय मर्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ओके, तो इसमें से जो स्टार वाले हैं उसे खासकर आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रश्नों को जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व के किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय निकलता है बताइए। मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है, उसी को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अंतर्गत लाने की बात की जाती है। ओके, मानवीय गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं कि आर्द्रभूमि पर अब असर पड़ने लगा है। ओके, उनको संरक्षण करने की अब जरूरत है, देखा जा रहा है उसको बचाने की जरूरत है, तो इसीलिए उनको मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अंतर्गत लाया जा रहा है। समझ गए ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? दिसंबर 2002 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था कब? 2003 में। कहां? चेन्नई में। याद रखिएगा, यह है जैव विविधता अधिनियम। 2002 में दिसंबर महीने में हुआ था। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था? तो यह 2003 चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? बताइए, किस प्रकार सहायक है जैव विविधता प्राधिकरण? 2 पॉइंट है इसके। जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण कर रहा होता है। और क्या करता है? एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक या जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। ओके, बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है बिना इनके परमिशन के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में दिया गया कथन सत्य है। अब कौन सा कथन दे दिया भाई, ये भी देख लेते हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में है, चिड़ियों से संबंधित है। यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। दूसरा पॉइंट है, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात और निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में। इसके नोट को समझते हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों, उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करते हुए कार्यरत है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव सुरक्षा संबंधी उपसंबंधी प्रोटोकॉल। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल या जैव विविधता पर समझौते पर कब हस्ताक्षर किया था? 23 जनवरी 2001 को किया था। इस पर जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर किसने? भारत ने। कब? 2001 में, जनवरी मंथ में। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित होता है। ओके, और तीसरा पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि या जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है। ओके, अमेरिका इसका सदस्य नहीं है। और भारत ने कब साइन किया था? 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर के एक जैव विविधता नीति एवं कानून की केंद्र की स्थापना की। कहां पर? चेन्नई में किया था। इंपॉर्टेंट। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल, इससे क्या समझते हैं आप? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाता है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो होता है ये जैव बायोसेफ्टी से संबंधित है, जैव सुरक्षा से संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, इसे क्रियान्वित कौन करता है? क्वेश्चन ये है। तो इसे क्रियान्वित करता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNREDD प्लस है, रेड प्लस के नाम से जाना जाता है। ओके, जो कि वनीकरण से बढ़ावा देने से होता है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने से संबंधित होता है, और भी कई गतिविधियों को बचाने से होता है, जैसे वनों को काटने से बचाने से होता है।
तो इन सबसे संबंधित होता है। प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। बताइए किस किस क्षेत्र में? एक तो जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में, उनको बढ़ावा देने में, गरीबी कम करने में। ओके, इसमें भी इनका अहम योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में दिया गया कथन सत्य है। ये वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन है, उसके बारे में दिया गया कथन है, वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है और यह ज्ञान के विकास, संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य कर रहा होता है। वेटलैंड इंटरनेशनल, उस पर काफी इसकी भागीदारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा कि आपको राइट आंसर भी पता चल रहा है। व्यापक नीच या कर्मता, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच या कर्मता, या आनुवांशिक भिन्नता की कमी। तो किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है कौन? व्यापक नीच या कर्मता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? गहरे सागर में। ओके, अब गहरे सागर में भाई जब सूरज की किरणें भी नहीं जा पाएंगी, अंधेरा रहेगा, तो वहां पर किस चीज का उत्पादन हो पाएगा? ये सोचने की बात है ना। तो वहां पर आपको न्यूनतम उत्पादन देखने को मिलेगा गहरे सागरों में। इसका क्या नोट है? जैव द्रव्यमान की उत्पादन की दृष्टि से उष्ण कटिबंधीय वर्षावन प्रथम स्थान पर आते हैं। ओके, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, बरसात भी होती है, सूरज की किरणें भी मिल रही होती है अच्छी खासी मात्रा में, तो वहां पर जैव विविधता अच्छी खासी होती है। वहीं कई प्रकार के जीव जंतु पनप रहे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं वहां पर कई प्रकार के। ओके, और गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है। वही चीज जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है, तुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? वंदना शिवा हैं। तो ये था अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आगे हम फिर से आपके लिए लेकर आएंगे, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, क्योंकि छूट गए तो बाद में पछताना रह जाएगा। ओके, क्योंकि बहुत मेहनत करके सिलेबस के हिसाब से चुनिंदा प्रश्नों को लेकर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं यहां पर। ओके, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।